Hello dear students, Assalamu alaikum. In today's lecture, we are going to discuss one of the important theory from chemical bonding, and the theory is VSEPR theory, that is valence shell electron pair repulsion theory. In this theory, we are going to discuss the observed structures of the molecules. जैसे हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं कि डिफरेंट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स होते हैं. हमारे पास कुछ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स जो लीनियर शेप के होते हैं, कुछ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स ट्राइगोनल शेप के होते हैं, कुछ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स टेट्राहेड्रल शेप के, या कुछ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स ऑक्टाहेड्रल शेप. ऐसे ही डिफरेंट शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर पॉसिबल, एंड टू प्रिडिक्ट the shapes of those covalent molecules, a special theory has been given which is called as valence shell electron pair repulsion theory. तो इस थ्योरी में हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं डिफरेंट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स, या डिफरेंट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के ऑब्जर्व्ड स्ट्रक्चर्स या ऑब्जर्व्ड शेप्स हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो हम इस थ्योरी से सीखते हैं. बेसिकली आप एक चीज याद रखोगे, this theory was given by Gillespie. This theory was given by Gillespie and Hom. दो केमिस्ट्स ने यह थ्योरी दी है. एक केमिस्ट का नाम है गिलेस्पी, दूसरे केमिस्ट का नाम है होम. तो दो केमिस्ट्स का कंट्रीब्यूशन है इसमें. तो आप एक चीज अच्छे से समझिएगा कि ये थ्योरी है क्या. बेसिकली अकॉर्डिंग टू एस्पर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दीज टू केमिस्ट्स, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो एक कोवलेंट मॉलिक्यूल होता है, कोवलेंट मॉलिक्यूल में आपको पता है एक तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरा उसमें लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि उसमें एक बॉन्ड पेयर्स होते हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और हर किसी मॉलिक्यूल में किसी एक पर्टिकुलर सेंट्रल एटम के साथ डिफरेंट नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स जुड़े होते हैं, और जिन बॉन्ड पेयर्स के थ्रू वही सेंट्रल एटम डिफरेंट एटम्स के साथ जुड़ा होता है. और इन एडिशन टू दोज बॉन्ड पेयर्स जो कि एक सेंट्रल एटम बनाता है एक मॉलिक्यूल में, इट मे कंटेन लोन पेयर्स आल्सो. मैं समझाता हूं एक चीज. यहां पे समझ लीजिए, मेरा एक यहां पे मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है CH4 मीथेन. तो मीथेन में आप यहां पे देखोगे जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है. कार्बन ने कितनी बॉन्ड्स बनाई है? चार बॉन्ड्स बनाई है. तो इसका मतलब है कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 बॉन्ड पेयर्स ओनली, एंड देयर इज नो लोन पेयर in case of carbon, in case of methane. And here I will take another example of NH3, NH, H and H. This is NH3 वाले केस में, यानी कि अमोनिया मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, इट इज सराउंडेड बाय 3 बॉन्ड पेयर्स. 3 बॉन्ड से इसने बनाई है. एंड इन एडिशन टू दैट these 3 bond pairs or bonds, we are having 1 lone pair of electron also. वो यहां पे सेंट्रल एटम को सराउंड कर रहे हैं. एक तो बॉन्ड पेयर्स 3 है यहां पे, और यहां पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. लेकिन इस वाले सेंट्रल एटम में कार्बन को सराउंड कर रहे हैं खाली कौन से? बॉन्ड पेयर्स, और इसमें कोई लोन पेयर है ही नहीं. तो कहने का मतलब यह है, जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम में बी सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर्स ओनली, और इट मे बी सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर्स एज वेल एज बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यही बॉन्ड पेयर्स और यही लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, एज पर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, इफ दिस बॉन्ड पेयर्स, जितने भी बॉन्ड्स बनेंगे, अगर बॉन्ड पेयर्स एक दूसरे के क्लोज हो तो इनके बीच में रिपल्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे. तो रिपल्शन जब ज्यादा होगी बॉन्ड पेयर्स के बीच में, आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो अनस्टेबल होगा. तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं, एक तो यहां पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो सकती है, यहां पे भी बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो सकती है. इन एडिशन टू दैट वी आर आल्सो हैविंग लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन. इस वाले केस में खाली बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, इसमें भी बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा. दैट मींस इन केस ऑफ एवरी कोवलेंट मॉलिक्यूल देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ईदर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड ओनली बाय बॉन्ड पेयर्स. While as in some other cases, where the central atom is surrounded by bond pairs as well as the lone pairs, there is the possibility of both bond pair as well as lone pair bond pair repulsion. So as per these two chemists,
हर कोई मॉलिक्यूल चाहता है कि मेरे इन बॉन्ड पेयर्स के बीच में या मेरे इन लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शन कम हो, या मॉलिक्यूल चाहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, चाहे बॉन्ड पेयर्स है चाहे लोन पेयर्स है, इनके बीच में कम रिपल्शन हो। तो रिपल्शन कम करने के लिए द मॉलिक्यूल ट्राइज टू ओरिएंट दीज बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स एट अ फिक्स्ड डायरेक्शन such that they are separated by some maximum distance so as to minimize the repulsion। कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पे 4 बॉन्ड्स हैं, अगर चारों बॉन्ड्स एक ही साइड से होती तो एक ही साइड से होने का मतलब इनमें गैप कम हो जाती, एंगल्स कम हो जाते, रिपल्शन ज्यादा हो जाती। जब रिपल्शन ज्यादा हो जाती तो यह मॉलिक्यूल अनस्टेबल बनता। लेकिन एवरी कोवलेंट मॉलिक्यूल इज ट्राइंग टू प्लेस these bond pairs, और every covalent molecule is trying to keep these bond pairs as well as lone pairs maximum distance apart। ये इनको दूर दूर रखने की कोशिश करता है हर कोई मॉलिक्यूल अपने बॉन्ड पेयर्स को, अपने लोन पेयर्स को, या अपने बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स के दरमियान एंगल बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि इनके बीच में दूरी डेवलप हो जाए। और जितनी दूरी डेवलप हो जाएगी बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स के बीच में, या लोन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स के बीच में, उतना ज्यादा रिपल्शन कम होगी मॉलिक्यूल में, और मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? स्टेबल। तो जी रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए ये बॉन्ड्स कितना दूर रहेंगे एक दूसरे से, दैट विल डिटरमाइन वो एंगल कितना रहेगा। रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए ये बॉन्ड पेयर्स कौन से एंगल पे रहेंगे, कितना दूर रहेंगे एक दूसरे से, या लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे से कितनी दूरी पे रहेंगे, सो एज टू मिनिमाइज द रिपल्शन। वही इनकी जो दूरी होगी एक दूसरे के बीच में, जिसको हम बॉन्ड एंगल भी कहते हैं। इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, जितना एंगल ज्यादा बढ़ेगा उतनी इनके दरमियान दूरी बढ़ेगी, जितनी दूरी बढ़ेगी उतनी रिपल्शन कम होगी, और बेटा जितनी रिपल्शन कम होगी उतना मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट द सेंट्रल एटम इट इज ट्राइंग टू कीप इट्स बॉन्ड पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स एज वेल एज लोन पेयर्स मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट। ये इनको दूर रखना चाह रहा है, तो दूर रखने की वजह से इनके दरमियान क्या होगा, जो एंगल है बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाएगा, जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो बढ़ जाएगी, वो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इनके दरमियान लोन पेयर और बॉन्ड के पेयर के बीच में रिपल्शन कम होगी, और उसी की वजह से आपका मॉलिक्यूल जो है स्टेबल हो जाएगा। लेकिन हमने क्या कहा था, ये थ्योरी किस लिए दी गई है, सो एज टू प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर। मतलब एक चीज आइडिया हमें आया है यहां पे कि बॉन्ड्स जो है एक मॉलिक्यूल में वो एक ही जगह नहीं कन्फाइन होगी, उनके बीच में थोड़ी बहुत जो है डिस्टेंस क्रिएट की जाती है। तो बॉन्ड पेयर्स एक दूसरे से कितना दूर रहेंगे अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, और बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स कौन से एंगल पे ओरिएंट हो जाएंगे अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। दैट ओरिएंटेशन ऑफ दोज बॉन्ड पेयर्स, दैट डायरेक्शन ऑफ दोज बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम विल डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। मेरा अच्छे से समझिएगा, मैं समझाऊंगा क्या यहां पे, अच्छे से कंसेप्ट दे देता हूं, समझ लीजिएगा वेस्पर थ्योरी का कंसेप्ट क्या है। सपोज यू आर हैविंग ए मॉलिक्यूल AB2, तो आपसे पूछा गया है फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल AB2 का स्ट्रक्चर क्या है, तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। यहां पे हम देख सकते हैं A के साथ कितने B जुड़े हैं, 2 B जुड़े हैं, तो ये A जो है इसको हम सेंट्रल एटम रखते हैं, ये मान के चलिए A आपका सेंट्रल एटम है। इसके साथ कितने B अटैच है, 2, और 2 B अटैच मतलब 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये एक B आएगा, ये यहां से एक B आएगा, कितने B आए, 2 B आए। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता था A B एंड B, ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन क्या ऐसे AB2 लिखने का ज्यादा तरीका अच्छा है, या AB2 ऐसे लिखने का तरीका अच्छा है। आप समझ लीजिए, अगर मैं AB2 ऐसे लिख रहा हूं, यहां पे B और BAB जो एंगल आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है, बेटा समझिएगा। अगर मैं लीनियर अरेंजमेंट रख रहा हूं, लीनियर अरेंजमेंट AB जो BAB एंगल होगा 180 डिग्री आएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे रखूंगा AB2 को, यहां पे जो एंगल होगा वो 180 से कम होगा, ऑलमोस्ट वो होगा लाइक 70 to 80 डिग्री, या 70 to 90, या 70 to कुछ भी हो सकता है, 70 to 80, इतना तो नहीं आएगा। अब आप बताइए क्या यहां पे एंगल नहीं ज्यादा है, यहां पे एंगल कम है। एंगल ज्यादा होने का मतलब बॉन्ड पेयर्स आर वेरी फॉर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, इसमें रिपल्शन कम हो जाएगी। ये जब रिपल्शन कम हो जाएगी तो मॉलिक्यूल इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा।
लेकिन अगर बॉन्ड पेयर्स क्लोज आ गए, उनके दरमियान एंगल 180 नहीं है, तो बॉन्ड पेयर्स क्लोज आ जाएंगे। जितने बॉन्ड पेयर्स बेटा क्लोज आ जाएंगे उतनी उनके दरमियान रिपल्शन बढ़ेगी। जितनी रिपल्शन बढ़ेगी उतना ही मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। तो Ab2 कभी नहीं चाहेगा कि मैं इस फॉर्म में एग्जिस्ट हूं, वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट होगा। जो Ab2 की शेप होगी वो बेटा लीनियर होगी, यहां पे लीनियर। दैट मीन्स जो बॉन्ड पेयर्स है वो किस एंगल पे ओरिएंट हुए हैं, सो एज टू मिनिमाइज द रिपल्शन, वही एंगल बॉन्ड पेयर्स के बीच में उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर या उसका जियोमेट्री या उसका शेप डिटरमाइन करवाएगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वेस्पर थ्योरी। लेकिन इतना ही नहीं है वेस्पर थ्योरी, आपको थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा समझने के लिए। थोड़ा इसको रब कर देते हैं। वी आर स्टडीइंग व्हाट वेस्पर थ्योरी। नाउ टेक अनदर एग्जांपल। Here I am having this carbon. Here I am having this carbon, and it is surrounded by 4 bond pairs. कार्बन आपको पता है टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड्स बनाएगा, तो टेट्रावैलेंट होगा ये कार्बन। तो एक बॉन्ड मान के चलिए यहां से है, दूसरी बॉन्ड यहां से और तीसरी बॉन्ड यहां से। अब एक और बॉन्ड बच रही है, तो वो बॉन्ड या तो मैं पीछे की तरफ लिख सकता हूं या मैं बाहर की तरफ लिख सकता हूं। ऐसे ही मार्कर को समझिए। कार्बन ने कितनी बॉन्ड्स बनाई है? 3 बॉन्ड्स बनाई है। बनाता कितना है? 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो और एक बॉन्ड जो है वो बाहर की तरफ रखता हूं मैं, ऐसे जैसे मार्कर है, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ये बॉन्ड पेयर। तो और जो और एक हाइड्रोजन होगा वो बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ, या वो पीछे की तरफ भी हो सकता है। तो ऐसे करके जो इनके बीच में एंगल आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 109 डिग्री या 109.5 डिग्री। मीथेन के केस में हर कोई बॉन्ड एंगल जो होता है 109.5 डिग्री आता है। ये वाला एंगल भी आता है 109.5 डिग्री। और अब और एक हाइड्रोजन पेंडिंग है, वो कहां है? या तो पीछे की तरफ है या तो आगे तरफ है। उसको मैं नीचे लिख लेता हूं यहां पे। बेसिकली हाइड्रोजन नीचे नहीं है, यह हाइड्रोजन नीचे नहीं है, ये या तो पिछले साइड, पीछे वाले साइड से, या तो ये फ्रंट साइड से। तो यहां पे हाइड्रोजन लिख लेता हूं। ये वाला एंगल जो इनके बीच में होगा ये भी होगा 109.5 डिग्री। तो यहां पे देख लीजिए, मीथेन के केस में, CH4 के केस में ये वाला एंगल भी 109.5, ये वाला एंगल भी 109.5, ये भी और ये भी आएगा सेम। तो ऐसे करके जो मीथेन का स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर कैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं देख लीजिएगा। मैं इस हाइड्रोजन को डॉट्स के थ्रू ज्वाइन करता हूं, इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को डॉट्स के थ्रू ज्वाइन करता हूं, इस वाले हाइड्रोजन और इस वाले हाइड्रोजन को डॉट्स के थ्रू ज्वाइन करता हूं, और इस वाले हाइड्रोजन और इस वाले हाइड्रोजन को डॉट्स के थ्रू ज्वाइन करता हूं। ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बना है मीथेन का, मीथेन में पहले आप समझोगे द बॉन्ड एंगल HCH बॉन्ड एंगल इज दिस मच. This HCH bond angle is also this much. Every bond angle in case of methane is same. That means all the 4 bonds, they are placed at some definite angle so as to avoid repulsion between them. उनके bond pairs के बीच में repulsion कम करने के लिए मीथेन अपने bonds को दूर दूर रखता है ताकि उनके दरमियान repulsion कम हो। कौन सा एंगल पे रखता है? 109.5 डिग्री पे, so that मीथेन के मॉलिक्यूल में repulsion कम हो जाए। और अब ये जो एंगल्स पे इन बॉन्ड्स को रखा गया है, अगर हम इन हाइड्रोजन एटम्स को डॉट्स के थ्रू ज्वाइन करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर यहां पे बनता है, इसी स्ट्रक्चर का हम नाम रखते हैं बेटा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. That means there is a rule if the central atom is surrounded by 4 electron pairs, 4 bond pairs, and there is no lone pair on the central atom. At that time, the structure assumed और structure जो कि मॉलिक्यूल एग्जिबिट करेगा, उस स्ट्रक्चर का हम नाम रखते हैं क्या? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जो मॉलिक्यूल शेप शो करता है, वो मॉलिक्यूल जिसमें खाली बॉन्ड पेयर्स हो, उस मॉलिक्यूल की जो शेप होगी, याद रख लेना बेटा, इंपॉर्टेंट बात है, जिस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम खाली बॉन्ड पेयर से सराउंड किया गया है, उसकी जो शेप होगी वो शेप कहलाती है रेगुलर शेप. रेगुलर शेप. कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल ले लो जिसमें सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय ओनली बाय बॉन्ड पेयर्स, उसकी शेप को हम कहते हैं रेगुलर शेप. दैट रेगुलर शेप इज हियर व्हाट? टेट्राहेड्रल.
तो जैसे इससे पहले हमने AB2 लिया था, AB2 जो मॉलिक्यूल था उसमें ए एटम ने कितने बॉन्ड्स बनाई थी? 2 बॉन्ड्स बनाई थी। ए पे कोई लोन पेयर था ही नहीं, तो शेप एंगल क्या आया था? 180 डिग्री। और शेप क्या आई थी? लीनियर। और लीनियर शेप को भी कह सकते हैं वो एक रेगुलर शेप है, क्योंकि वहां पे भी ए के ऊपर कोई लोन पेयर है ही नहीं। दैट मीन्स देयर इज द रूल, इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड ओनली बाय बॉन्ड पेयर्स, at that time the shape occupied by the molecule, that is called as a regular shape. That may be linear if there are 2 bond pairs, that may be tetrahedral. Regular shape may be tetrahedral if the central atom is surrounded by 3 bond pairs. और अगर यहां सेंट्रल एटम के साथ 3 बॉन्ड पेयर्स हो तो वहां पे क्या शेप आएगी वो मैं दिखा देता हूं। होप आपको समझ आ रहा होगा, समझ ना आए तो बोल देना। देख लीजिए बेटा, और एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं AB3। चलो ए के बदले में लेता हूं बोरॉन एंड B3 के बदले लेता हूं मैं F3। दैट मीन्स द मॉलिक्यूल इज BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब हम इस बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर देखते हैं। यू नो दैट बोरॉन जो है सेंट्रल एटम, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 5 है। तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? पहली शेल में तो 2 होंगे, दूसरी शेल में कितने होंगे? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब कितनी बार म्यूचुअल शेयरिंग कर सकता है? 3 बार कर सकता है। तो यहां से एक बार फ्लोरीन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर दी, यहां से एक बार फ्लोरीन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर दी, और यहां से भी एक बार म्यूचुअल शेयरिंग कर दी। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 थे, तीनों इलेक्ट्रॉन्स इसने शेयर कर दिए। क्या इसके पास कोई लोन पेयर है? नहीं है। तो ये जो इसकी शेप होगी लोन पेयर नहीं है बेटा, लोन पेयर नहीं है बोरॉन के पास, खाली बॉन्ड पेयर्स है। जो इस मॉलिक्यूल की शेप होगी वो भी रेगुलर शेप होगी, भले ही चाहे वो लीनियर हो, टेट्राहेड्रल हो या कुछ और निकले। यहां पे लोन पेयर नहीं है। जो इस मॉलिक्यूल की शेप होगी वो भी रेगुलर शेप होगी, लेकिन शेप क्या होगी देख लीजिए। BF3 के केस में देखा गया है ईच बॉन्ड एंगल, ये जो एंगल है इट इज 120 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 120 डिग्री, ऑल द एंगल्स और सेम, दिस एंगल इज ऑल्सो 120 डिग्री। तो BF3 के केस में आप देख रहे हो बोरॉन 3 बॉन्ड्स तो बना रहा है, लेकिन इन 3 बॉन्ड्स के दरमियान एंगल कितना रख रहा है? 120। ये इतना दूर क्यों रह रहे बॉन्ड्स एक दूसरे से? सो एज टू मिनिमाइज द रिपल्शन, सो एज टू मेक द मॉलिक्यूल स्टेबल। सो इन केस ऑफ BF3 ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर सेम, दैट मींस ऑल द बॉन्ड्स आर प्लेस्ड एट द सेम एंगल सो एज टू मिनिमाइज द रिपल्शन। अब यहां पे स्ट्रक्चर कौन सा आएगा? फ्लोरीन को डॉट से ज्वाइन कर दो, इसके साथ, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो, और इस वाले को इसके साथ ज्वाइन कर दो। आपको नहीं लग रहा ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरफ स्ट्रक्चर बन रहा है? तो इस स्ट्रक्चर का हम नाम रखते हैं ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ये आता है इसका ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। फ्लैट स्ट्रक्चर है, अबो द प्लेन कुछ है ही नहीं, बिलो द प्लेन पीछे कुछ है ही नहीं, सिर्फ आप एक प्लेन में 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। यहां पे मीथेन की तरह फ्रंट में कोई फ्लोरीन नहीं है या हाइड्रोजन, या पीछे की तरफ कोई हाइड्रोजन नहीं है, सारा स्ट्रक्चर ही प्लेनर है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज ट्राइगोनल प्लेनर। 3 कॉर्नर्स है ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। क्या सर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर भी रेगुलर स्ट्रक्चर है? हां, ये भी रेगुलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमने कहा था जब सेंट्रल एटम को खाली बॉन्ड पेयर सराउंड करते हो उस टाइम जो भी शेप मॉलिक्यूल शो करता है वो कहलाती है रेगुलर शेप या रेगुलर स्ट्रक्चर। तो एक चीज यहां पे रूल बन गया है, व्हेन द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 3 बॉन्ड पेयर्स एंड नो लोन पेयर, एट दैट टाइम द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो और एक एग्जांपल ले लेता हूं। यू आर डिस्कसिंग द वेस्पर थ्योरी, कैसे हम कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के शेप्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो कि कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के ऑब्जर्व्ड शेप्स हैं, हम उनको कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं थ्योरेटिकली, तो वही हम पढ़ रहे हैं। तो देख लीजिए बेटा, आपके पास और एक मॉलिक्यूल है S डबल बॉन्ड O SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब एक वेस्पर थ्योरी का एक रूल है, if there is the multiple bond, double bond between the 2 atoms, at the time of determining the shape, that multiple bond, double bond or triple bond, it should be assumed as if it is a single bond. बात समझ आ रही है? फिर से समझाता हूं। अगर 2 एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होगी या ट्रिपल बॉन्ड होगी,
तो शेप जब हम उस मॉलिक्यूल की डिटरमाइन करते हो तो क्या गिलस्पी एंड हॉम कहते हैं कि उस टाइम आप इस डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को एज अ सिंगल बॉन्ड मान के चलिएगा स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए। वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है। लेकिन जब आपने शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिटरमाइन करनी हो, जब आपको जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिटरमाइन करनी हो, एट दैट टाइम कंसिडर एज इफ इट इज हियर द सिंगल बॉन्ड इंस्टेड ऑफ डबल, यानी कि डबल को सिंगल बॉन्ड कंसिडर कर दीजिए जब आपको शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिटरमाइन करनी हो। तो मैं क्या करूंगा, ये एज पर वेस्पर थ्योरी का एक रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है, जब दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड हो तो जैसे मान के चलिए ये एक सिंगल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड को मैं हटा देता हूं, मुझे पता है यहां पे डबल बॉन्ड है, बट रूल इज इफ देयर इज अ डबल बॉन्ड इट मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल व्हाइल डिटरमाइनिंग द शेप। इफ देयर इज ट्रिपल बॉन्ड इट मस्ट बी कंसिडर्ड एज इफ इट्स सिंगल व्हाइल डिटरमाइनिंग द शेप। मैं एक ही रूल कहूंगा, इफ देयर इज अ मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स इट मस्ट बी कंसिडर्ड एज इफ इट इज अ सिंगल बॉन्ड एंड देन डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहां पे भी मैं इसको कंसिडर करता हूं सिंगल। अब दो बॉन्ड पेयर्स आ गए, ये नहीं बन गया AB2 वाला केस, ABB AB2 वाला केस। AB2 वाले केस में जब सेंट्रल एटम को सराउंड करता है कौन बॉन्ड पेयर्स, दो बॉन्ड पेयर्स, तो वहां पे जो एंगल आता है वो कितना आता है 180 डिग्री। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर भी जो है लीनियर होगा, SO2 भी लीनियर होता है। सेम कंसेप्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जो मैंने बोला था एक बार कॉलेज में मेरी पिटाई भी हुई थी उसी पे, कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर पे पूछा गया था रैगिंग के दौरान, तो नहीं निकला था और उसकी स्टोरी आप ऑलरेडी सुन चुके हो। अब यहां पे मुझे कोई सुनाने का वो नहीं है क्योंकि बहुत सारे देख रहे होंगे। C double bond O, this is carbon dioxide। तो रूल क्या है, if there is a double bond consider as if it is a single bond while determining the shape, उसको सिंगल बॉन्ड कंसिडर कर दो, फिर से एंगल आ जाएगा 180, तो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। तो लीनियर शेप क्या है बेटा, क्या लीनियर शेप रेगुलर शेप में आता है? हाँ आता है सर, क्योंकि यहां पे कोई लोन पेयर है ही नहीं। मैंने कहा था जब लोन पेयर नहीं होगा सेंट्रल एटम के पास, उस टाइम जो भी शेप आएगी, चाहे वो लीनियर हो, टेट्राहेड्रल हो, ट्राइगोनल प्लेनर हो, कुछ भी हो, लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास ना हो, उस टाइम जो भी मॉलिक्यूल शेप शो करेगा उसी शेप को हम कहते हैं रेगुलर शेप। यहां पे जो रेगुलर शेप आएगी उसी का नाम पड़ेगा क्या, लीनियर शेप। नाउ सी अब हम आते हैं उन कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की तरफ जिनमें बॉन्ड पेयर्स के साथ साथ लोन पेयर्स भी प्रेजेंट हो। बेटा एक चीज समझिएगा, इन मॉलिक्यूल्स के लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। जो भी कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर के साथ, बॉन्ड पेयर के साथ साथ सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में लोन पेयर भी प्रेजेंट हो, वो लोन पेयर्स हमेशा आपस में ज्यादा रिपल्शन करते हैं। जब वो आपस में ज्यादा रिपल्शन करते हैं तो उनके बीच में एंगल बढ़ जाएगा, तो उनके बीच में एंगल बढ़ेगा, यानी कि लोन पेयर्स की दूरी हो रही है, और लोन पेयर्स जितना जितना दूर जाएंगे उतना वो बॉन्ड पेयर्स में जो सराउंडिंग में बॉन्ड पेयर्स हो उनकी रिपल्शन भी ज्यादा कर देते हैं। लोन पेयर्स एक तो आपस में रिपल्शन ज्यादा कर देते हैं, और फिर वो लोन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स को रिपल्शन करते हैं जो उनको सराउंडिंग के बीच में, और उसकी वजह से जो एंगल होता है मॉलिक्यूल का, जो कि बॉन्ड पेयर्स के बीच में होना चाहिए, वो भी चेंज हो जाता है। यानी कि मॉलिक्यूल की जो शेप होनी चाहिए, रेगुलर शेप जो होनी चाहिए, वो नहीं रहती। तभी हम कहते हैं कि जिस भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हो उसकी शेप कभी रेगुलर हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहां पे लोन पेयर इंटरफेरेंस क्रिएट करता है, इंटरफेयर करता है बॉन्ड पेयर के साथ। उसका वो बॉन्ड एंगल के बीच में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एंगल होना चाहिए 109.5 डिग्री टेट्राहेड्रल के केस में, लेकिन अगर वहां पे लोन पेयर प्रेजेंट हुआ, वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स के दरमियान क्या करेगा, रिपल्शन। जब बॉन्ड पेयर्स को रिपल्शन करेंगे उनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो शेप क्या हो जाएगी, चेंज। आपका एंगल 109.5 के बदले कुछ और निकल सकता है। देखते हैं, ले लीजिए यहां पे नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, आपका सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, तो यहां पे मैं एक बॉन्ड लिख सकता हूं हाइड्रोजन के साथ, यहां पे भी एक बॉन्ड लिख ली हाइड्रोजन के साथ, और यहां पे भी एक बॉन्ड लिख ली हाइड्रोजन के साथ। एक चीज रुकिए, एक मिनट रुकिएगा। 3 हाइड्रोजन एटम्स आर हियर, बट वी नो दैट इन केस ऑफ NH3 वी आर हैविंग 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे रख दो, लोन पेयर किसमें होगा, ऑर्बिटल में होगा, यह आ गया लोन पेयर। तो यहां पे क्या होगा, अगर आप देख सकते हो, मीथेन को दिमाग में रखो आप, मीथेन को, CH4 एंड हियर इट इज NH3। CH4 में कार्बन कितनी बॉन्ड्स बनाता था, 4 बॉन्ड्स बना, 4 बॉन्ड्स मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लेकिन चारों के चारों मीथेन में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे वो बॉन्ड पेयर्स थे।
यहां पे भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर है, तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। यहां पे भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। लेकिन मीथेन वाले केस में जो चारों इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे वो बॉन्ड पेयर्स थे, और अमोनिया वाले केस में जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है उनमें से एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर्स है। अगर हम एज पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स बात करें, वहां पे भी मीथेन में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, यहां पे भी कार नाइट्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। तो दोनों के हिसाब से जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, रेगुलर स्ट्रक्चर, जो कि मीथेन में था टेट्राहेड्रल, इसका स्ट्रक्चर भी होना चाहिए टेट्राहेड्रल। तो मैं यहां लिख सकता हूं एक्सपेक्टेड, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर जो इसका होना चाहिए वो होना चाहिए टेट्राहेड्रल। बेटा टेट्राहेड्रल होना चाहिए, किसकी तरह? मीथेन की तरह। सर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका स्ट्रक्चर भी मीथेन की तरह क्या होना चाहिए? टेट्राहेड्रल, क्योंकि मीथेन में भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, सेंट कार्बन के पास यहां पे भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है नाइट्रोजन के पास। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मीथेन एंड अमोनिया। अमोनिया वाले नाइट्रोजन में लोन पेयर होने की वजह से यहां पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो जाएगी। आई विल कॉल इट एज LP-BP रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो जाएगी बेटा। तो यहां से भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो जाएगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो जाएगी। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रही है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रही है अमोनिया के केस में। मीथेन में ऐसा नहीं हो रहा, यहां पे रिपल्शन हो रही है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने की वजह से ये बॉन्ड्स, जब यहां से लोन पेयर इसको भी रिपल्शन करेगा, यहां से इसको भी रिपल्शन करेगा, या हाइड्रोजन एटम्स दोनों नीचे आ जाएंगे। तो नीचे आने का मतलब इनके बीच में एंगल कम होगा बेटा। तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? मीथेन में शेप क्या आएगी? टेट्राहेड्रल। But due to the presence of this lone pair, which causes lone pair bond pair repulsion, due to which these hydrogen atoms will come closer to each other and bond angle will decrease. वो 109.5 नहीं रहेगा, वो रहता है कितना? 107 डिग्री। यहां पे भी 107 डिग्री। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, नोट डाउन कीजिएगा ये। That means in case of ammonia, the central atom, no doubt, it is surrounded by 4 electron pairs. But out of those 4 electron pairs, 1 electron pair is a lone pair. And that lone pair causes lone pair bond pair repulsion, the magnitude of which is very large. And जब lone pair bond pair repulsion बहुत ज्यादा होगी बेटा, तो उसकी वजह से एंगल कम हो जाएगा। जब एंगल कम हो जाएगा तो इसकी जो एक्सपेक्टेड शेप थी टेट्राहेड्रल, वो अब टेट्राहेड्रल नहीं निकलेगी, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। सर अब यहां पे शेप क्या आएगी? एंगल क्या रहा? 109.5 के बदले एंगल क्या आया? 107 डिग्री। तो एंगल में चेंज आएगा तो शेप में चेंज आएगी। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे टेट्राहेड्रल एंगल, यहां पे कुछ और एंगल आ रहा है। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे टेट्राहेड्रल शेप, ये टेट्राहेड्रल होगा ही नहीं। तो टेट्राहेड्रल के बदले क्या होगा वो मैं दिखा देता हूं, देख लीजिए बेटा, अच्छे से देख लीजिएगा। तो आई विल टेक नाइट्रोजन वंस अगेन so as to predict its actual shape हमारे हिसाब से होना चाहिए टेट्राहेड्रल, बट टेट्राहेड्रल नहीं है बिकॉज यहां पे लोन पेयर है। तो शेप क्या होगी देख लेते हैं। यहां पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है और यहां पे भी हाइड्रोजन है। ऑलरेडी ये हाइड्रोजन एटम्स क्लोज आ रहे थे, इनके बीच में एंगल कितना है? यहां पे 107 डिग्री, वो तो समझ आ गया पहले। ऊपर क्या है? लोन पेयर, ये है लोन पेयर। उसी लोन पेयर ने सारा यहां पे केमिकल लोचा किया है। इस लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को रिपल्शन किया, यहां से भी बॉन्ड पेयर को रिपल्शन किया, और खुद आराम से साहब बैठ रहा है यहां पे। रिपल्शन करके मॉलिक्यूल का एंगल चेंज कर दिया, तो शेप चेंज कर दी, शेप चेंज कर दी, तो क्या शेप होगी सर बता दीजिए, इतना क्यों तड़पा रहे हो? तो दिखा देता हूं, इसको ज्वाइन करो डॉट्स। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर आ रहा है, इस सर्कल को मैं हटा देता हूं यहां पे बेटा, सर्कल को हटा देंगे। अब लोन पेयर्स लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोन पेयर ने जो करना था उसने वो कर दिया। ये आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। इट इज कॉल्ड एज पायरामिडल स्ट्रक्चर, पायरामिडल स्ट्रक्चर, पायरामिडल स्ट्रक्चर। तो पायरामिडल शेप जो है किसका है? अमोनिया का। अमोनिया का स्ट्रक्चर सर टेट्राहेड्रल क्यों नहीं है, पायरामिडल क्यों है? सर इसलिए है क्योंकि इस पे लोन पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन कर रहा है। एंगल यहां पे डिक्रीज हो रहा है, 107 डिग्री आ रहा है, ये वाला भी 107 डिग्री होगा। तो एंगल डिक्रीज होने की वजह से यहां पे शेप टेट्राहेड्रल के बदले क्या आती है? पायरामिडल। दैट मीन्स वी हैव टू आई हैव टू टेल यू वन स्पेशल थिंग हियर. We were expecting regular shape tetrahedral,
but due to the presence of lone pair, shape has changed, and that shape has become pyramidal. And this pyramidal shape, it is not a regular shape. This shape is called as irregular shape. Irregular shape. इर्रेगुलर शेप कहिएगा इसको। तो इस शेप को हम मानते हैं इर्रेगुलर शेप। बेटा इर्रेगुलर शेप हम किसे कहेंगे? इर्रेगुलर शेप वो शेप होती है जो कि एक मॉलिक्यूल एग्जिबिट करता है तब जब उसका सेंट्रल एटम सराउंड हुआ हो बॉन्ड पेयर्स के साथ साथ लोन पेयर से भी। इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय बोथ बॉन्ड पेयर्स एज वेल एज बाय लोन पेयर्स, at that time the shape of the molecule, the shape, actual shape of the molecule is called as irregular shape. That's not called as a regular shape. तो और एक एग्जांपल लेते हैं, वेस्पर थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करते हैं बेटा वेस्पर थ्योरी को, एक और एग्जांपल लेते हैं। देख लीजिए, यहां पे ऑक्सीजन ले लो, यहां पे दो हाइड्रोजन एटम्स ले लो आप, ठीक। यू नो दैट ऑक्सीजन इट इज हैविंग एटॉमिक नंबर ऑफ 8। एटॉमिक नंबर 8, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 6 में से इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर दिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 4, 2 लोन पेयर्स। तो वाटर के केस में ऑक्सीजन पे होते हैं 2 लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर्स बेटा। एज पर वेस्पर थ्योरी देयर इज अ रूल, लोन पेयर रिपल्शन, lone pair repulsion, that is always more than lone pair bond pair repulsion. And lone pair bond pair repulsion, it is always more than bond pair repulsion. ये ऑर्डर याद रखना, कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जाता है। एज पर गिलस्पी एंड होम, लोन पेयर्स के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबसे ज्यादा रिपल्शन करते हैं लोन पेयर। और उसके बाद वाला नंबर आता है किसका? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। लेकिन लोन पेयर से ये रिपल्शन कम होती है, वीक होती है। लेकिन ये वाली लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाली रिपल्शन बॉन्ड पेयर वाली रिपल्शन से वीक होती है। ये चीज आप याद रख लीजिएगा पहले। तो यहां पे क्या होगा? पहले ये है लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन हो रही है, तो स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगी। ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, रिपल्शन की वजह से रिपल्शन स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो यहां आएगा, ये यहां आएगा नीचे। और जब ये नीचे आएगा, ये बॉन्ड पेयर की रिपल्शन करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन वो भी ज्यादा होगी। यहां से भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, लोन पेयर रिपल्शन वो भी ज्यादा। तो हाइड्रोजन एटम्स यहीं पे रहेंगे, नीचे आ जाएंगे, ये क्लोज आ जाएंगे। मैं हटा देता हूं सर, हाइड्रोजन एटम्स यहां पे नहीं रहेंगे, वो नीचे आ जाएंगे यहां। जब हाइड्रोजन एटम्स क्लोज आ जाएंगे, इनके बीच में जो एंगल आता है 109.5 नहीं आता, अमोनिया की तरह 107 नहीं आता, यहां पे वो आता है 104 डिग्री। 109.5 से 104 डिग्री आ रहा है क्योंकि यहां पे दो लोन पेयर्स है। अमोनिया के केस में एक लोन पेयर था, एक लोन पेयर ने एंगल चेंज करवाया था फ्रॉम 109.5 डिग्री टू 107 डिग्री। बट वाटर के केस में 2 लोन पेयर्स ज्यादा रिपल्शन करके ज्यादा एंगल को कम करेंगे। 109 से डायरेक्टली रिड्यूस हो रहा है अप टू 104। हालांकि आप यहां पे देख सकते हो बेटा, यहां पे भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे ऑक्सीजन के पास, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, हो गए 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर हो गए 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 और 2 कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के पास भी है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? सर ये टेट्राहेड्रल शेप शो करेगा, बट लोन पेयर होने की वजह से एंगल चेंज हो गया, टेट्राहेड्रल शेप नहीं निकलेगी। अगर आपको एग्जाम में पूछा गया व्हाट इज द एक्सपेक्टेड शेप ऑफ वाटर, एक्सपेक्टेड दैट्स टेट्राहेड्रल। सर व्हाट इज एक्चुअल? एक्चुअल इज समथिंग एल्स दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द लोन पेयर्स। एंड जो लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन करेंगे बेटा, उतनी ज्यादा यहां पे बॉन्ड एंगल जो है डिक्रीज हो जाएगी और शेप टेट्राहेड्रल के बदले यहां पे कुछ और आ जाएगी, वही आती है बेंट शेप। तो यहां पे देख लीजिए, उन्हें सब खुद यहां पे देख लीजिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहां पे जो एंगल आएगा वो 104 आएगा। और ये जो स्ट्रक्चर आया यहां पे लाइक दिस, इट इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड वी स्ट्रक्चर और बेंट स्ट्रक्चर और एंगुलर स्ट्रक्चर बेटा इसे कहते हैं। वाटर का कौन सा स्ट्रक्चर है? एक्चुअल स्ट्रक्चर, एंगुलर स्ट्रक्चर है।
या एक्सपेक्टेड क्या कर रहे थे हम, टेट्राहेड्रल, बट कौन सी एक्चुअली शो करता है, एंगुलर शेप और बेंड शेप शो करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए इज एंगुलर शेप और बेंड शेप ए रेगुलर शेप और इरेगुलर शेप, सर इट इज इरेगुलर शेप, बिकॉज यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो शेप को चेंज करेंगे, रेगुलर हो रहने ही नहीं देंगे, रेगुलर थी टेट्राहेड्रल पर शो कर रहा है बेंड, बेंड कहलाएगी इरेगुलर शेप। तो ऐसे करके आपने जो एस्पर थ्योरी का जो मेन कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया है। और आपके लिए एक चीज है, आप बुक खोलिएगा केमिकल बॉन्डिंग की, वहां पे वेस्पर थ्योरी देख के, वेस्पर थ्योरी देखने के बाद वहां पे एक दो टेबल्स दिए होंगे, एक टेबल में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे रेगुलर शेप वाले, दूसरे टेबल में इरेगुलर शेप्स दिए होंगे जिनमें कि सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर्स के साथ लोन पेयर होगा। तो वो सारी शेप्स आप अच्छे से समझिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, ताकि आपको ये कंसेप्ट टॉपिक जो है अच्छे से समझ आएगा। तो होमवर्क है आपके लिए कि आप मॉलिक्यूल्स के, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के रेगुलर शेप्स का टेबल बुक से देखोगे, इरेगुलर शेप्स का टेबल बुक से देखोगे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल्स में भी बताया। तो ये टेबल्स बहुत सारे बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके जो स्ट्रक्चर्स होंगे रेगुलर होंगे, वहां पे खाली बॉन्ड पेयर्स होंगे, और इरेगुलर स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड पेयर्स के साथ साथ लोन पेयर्स भी देखोगे, वहां पे दिया होगा एक्चुअल शेप क्या होगी, एक्सपेक्टेड क्या थी, वो टेबल आप चेक कीजिएगा। इंशाल्लाह वी विल सून कमिंग विद आवर अनदर लेक्चर, टिल देन खुदा हाफिज।